जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, कुछ एक फैक्ट को ध्यान में रखना है। इसके बाद एनसीईआरटी खत्म होने के बाद यूपी पीसीएस का सिलेबस चलेगा। ये सारी बातें दोबारा आएंगी, लेकिन ये आधारभूत बातें हैं। पहले से थोड़ा बहुत जानते रहोगे तो आगे के सिलेबस को समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है, आप लोग जुड़ते रहेंगे। गुड़िया, गुड आफ्टरनून। मैं सही जगह पे वन ठीक। तो शुरू करते हैं आज अपने इस सेशन को। वायुमंडल का सामान्य परिसर, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण में, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। ठीक। अब जब हम पीसीएस में पढ़ेंगे तो इसमें ढेर सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको जो पढ़ना है वो जरा ध्यान रखिए। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने कुछ इस तरह से बताया था। मैंने कहा था मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 30 है, यहाँ 60 है और यहाँ 90 है। ये बताया था। मैंने कहा था भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है और ध्रुवों के पास तापमान कम होता है। ठीक। भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और सतह पर निम्न वायु दाब का निर्माण होता है। ठीक। मैंने आपसे कहा था ध्रुवीय क्षेत्रों में हवाएं ठंडी हो जाती हैं, टेम्परेचर कम होता है, ठंडी होकर भारी होकर नीचे बैठती हैं, तो सतह पर उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। इतनी बात आपको ध्यान होगी। अगर हवा यहां से नीचे बैठी तो यहाँ पर, यहाँ की गैस नीचे आ गई तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। किसकी तुलना में? अगल बगल की वायु की तुलना में। यहाँ पर हवा ऊपर गई है तो ऊपरी वायुमंडल में उच्च वायु दाब बनेगा। किसकी तुलना में? अगल बगल की वायु की तुलना में, है ना। इसकी तुलना में मत देखिएगा। इस यहाँ पर जब हम कह रहे हैं तो यहाँ के अगल बगल की वायु। ठीक। अब देखिए, यहां से हवा इधर की ओर आती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर तापमान का मतलब नहीं है। यहां पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं विक्षेपित बाहर की ओर होती हैं, ये आपको मैं पहले बताया हूं। तो यहां से हवा पृथ्वी के घूर्णन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहां हवा ऊपर उठती है, तो सतह पर निम्न वायु दाब का निर्माण होता है, लो प्रेशर होता है और ऊपरी वायुमंडल में हाई प्रेशर बनता है। ठीक। यहाँ भी हाई प्रेशर है, यहाँ भी हाई प्रेशर, इसका मतलब यहाँ ऊपरी वायुमंडल में लो प्रेशर होगा। तो यहाँ से हवा इधर की ओर, यहाँ से हवा इधर की ओर इस जगह पर आती है और यहाँ की हवा, जो यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से हवा आ रही है, या तो उसे होल्ड कर ले, इतनी क्षमता हो वो होल्ड कर ले। अगर होल्ड नहीं कर पाएगी तो हवा नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। तो इधर से और इधर से हवाएं आकर ठंडी होकर भारी होकर नीचे बैठना शुरू कर देती हैं और सतह पर उच्च वायु दाब का निर्माण करती हैं। ठीक ऐसी कहानी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब सतह पर कहानी क्या होती है? हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चली। ये हाई, ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर है और लो प्रेशर, तो सतह पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चली, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चली। हवा नीचे बैठी है ना, तो सतह पर हाई प्रेशर बनेगा। अब ये जो एक सेल बना, इसे कहते हैं, यानी यहां से हवा नीचे गई, फिर इधर गई, फिर ऊपर गई, फिर इधर आई, तो ये एक सेल बना, इसे कहते हैं सेल। ये इस सेल को कहते हैं पोलर सेल। पोलर सेल यानी ध्रुवीय सेल। ठीक। हवा यहां से ऊपर उठी, इधर गई, नीचे बैठी, फिर इधर आई, तो इस एक सेल बना, इसे कहते हैं फेरल सेल। फेरल सेल। ठीक। फेरल महोदय ने पता लगाया था, इसे फेरल सेल। अब यहां से हवा नीचे बैठी, इधर गई, ऊपर गई, इधर आई, ये एक सेल बना, इसे कहते हैं हैडली सेल। हैडली सेल। ठीक। और आप लोगों ने पवन के बारे में पढ़ा। ये जो पवन यहां से यहां आ रही है, ये है व्यापारिक पवन।
ये पवन जो इधर से इधर जा रही है ये है पछुआ पवन, यानी ट्रेड विंड। ये वेस्टर्ली, ये जो विंड आ रही है ये विंड है पोलर विंड। ध्रुवीय पवन। और ये ऊपरी वायुमंडल में जो चल रही हैं ये है जेट पवन। तो ऊपरी वायुमंडल में ये जो चल रही है ना ये सब जेट पवन है। आगे आप इसके बारे में भू विक्षेपित पवन के रूप में इसका नाम सुनोगे। ये भी जेट पवन है, ये भी जेट पवन है, तो ये जेट पवने हैं। क्लियर? चलिए अब इस वायुमंडलीय परिसंचरण को, इसे ही कहते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण। यही पूरा वायुमंडल जो गति कर रहा है इसे ही वायुमंडलीय परिसंचरण कहते हैं। इसे हम एक और मैप के माध्यम से ग्लोब पर समझते हैं ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। देखिए, आप लोगों ने देखा कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 0 से 5 और 0 से 5 या कहीं कहीं पर 10, ठीक, इसे क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। याद होगा आप लोगों को, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके बाद ये आ गया आपका 30 से 35 का क्षेत्र। 30 से 35 का क्षेत्र दोनों ही गोलार्धों में, सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों में ही 30 से 35 का क्षेत्र। इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये आ गया आपका 60 से 65 का क्षेत्र। 60 से 65 दोनों ही गोलार्धों में, दोनों ही हेमिस्फीयर में। 60 to 75 इसे कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ध्रुवी उपध्रुवी उपध्रुवी ध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी कहा जाता है। ये जो है दोनों ही गोलार्धों में, ये 90 है, इसके आसपास का क्षेत्र, ये 90 है, इसके आसपास का क्षेत्र, ये है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये इसी की हिंदी यहां पर ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी। बात क्लियर? अब आपको एक बात पता है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में किसी भी वस्तु को अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हवा राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है, जिसे आप व्यापारिक पवन के नाम से जानते हो। ये हवा दक्षिणी गोलार्ध है तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है, जिसे आप व्यापारिक पवन के नाम से जानते हो। तो ये दोनों ही ट्रेड विंड है। अब दूसरी बात, हवा ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, हवा यहां से यहां जाएगी। आप कहोगे यहां से भी तो यहां जाएगी, हाँ यहां से भी यहां जाएगी, लेकिन अगर डायरेक्शन दिखाऊंगा तो ग्लोब के बाहर ले जाना पड़ेगा, इसलिए यहां दिखा रहा हूं। उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगी, तो यहां से डिफ्लेक्ट हो गई अपने राइट हैंड साइड में, यहां से डिफ्लेक्ट हो गई अपने राइट हैंड साइड में। क्लियर? दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगी, तो यहां से डिफ्लेक्ट हो गई अपने लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये भी पछुआ पवन है, ये भी पछुआ पवन है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी पूर्वा पवन चल रही है व्यापारिक पवनों के रूप में,
दक्षिणी गोलार्ध में भी पूर्वा पवन चल रही है व्यापारिक पवनों के रूप में, उत्तरी गोलार्ध में भी पछुआ पवन चल रही है, दक्षिणी गोलार्ध में भी पछुआ पवन चल रही है। पूर्वा और पछुआ क्यों कैसे कहते हैं? पूरब से आ रही है तो पूर्वा ईस्टर्ली, और पश्चिम से आ रही है तो वेस्टर्ली पछुआ। हवा यहां से यहां आएगी, हवा ये हाई प्रेशर ये लो प्रेशर, हवा यहां से यहां आएगी। क्लियर? अब यहां से हवा आएगी तो अपने राइट हैंड साइड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस बल के कारण अपनी राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगी, तो ये राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर? दक्षिणी गोलार्ध में यहां से यहां आएगी तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सॉरी, उल्टा डायरेक्शन चित्र बना दिया मैं, ही गलत बना दिया, ध्यान नहीं दिया मैं। हवा यहां से यहां जाएगी ना भाई, गलत कहाँ हवा की दिशा दे दिया मैं। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना है ना, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना है, ये हवा का डायरेक्शन ये होगा ना लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया इसका, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। आप कहोगे ये परिसंचरण तो आप पहले ही बता चुके हो, लेकिन इसमें सेल कैसे बना? देखिए, यहां से हवा, इस रीजन से हवा ऐसे ऊपर उठी, यहां से हवा ऐसे ऊपर उठी, यानी ये इधर नहीं जा रही है, ऐसे देखिए, ऐसे उठ रही है, ऐसे ऊपर उठ रही है यहाँ पर ना, यहां से हवा ऐसे ऊपर उठ रही है, फिर ये दो भागों में विभाजित हुई, फिर यहां पर नीचे बैठी, फिर यहां पर ये नीचे बैठी। यानी कि अगर आप देखेंगे तो हवा यहाँ ऐसे ऊपर उठ रही है, इधर जा रही है, फिर नीचे बैठ रही है, फिर सतह पर यहाँ आ रही है, फिर ऊपर उठ रही है, ऐसे फैल रही है, फिर नीचे बैठ रही है, फिर सतह पे आ रही है। ये कहानी हो रही है। बात क्लियर? समझ गए? और यही जो सेल है ये है हैडली सेल। ये क्या है? हैडली सेल। अब देखिए, यहां से हवा ऊपर उठेगी, यहां से हवा ऊपर उठेगी तो इधर की ओर आएगी और फिर नीचे बैठेगी, और यहां से हवा उठेगी तो ये जाएगी यहां बैठेगी, ऐसे हवा। क्लियर? अब यहां से जो हवा ऊपर उठी, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से जो हवा ऊपर उठी, ऐसे यहां से हवा ऊपर उठी, ऐसे ऐसे ऊपर उठी, फिर ऐसे गई, फिर नीचे बैठी, फिर सतह पे आई, फिर ऐसे गई, ऐसे फैल गई, फिर नीचे बैठी, फिर सतह पे आई, तो यहां भी एक सेल बना, यानी ये हो गया स्फेरल सेल और ये हो गया पोलर सेल। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी बनेगा, सेम इसी तरह बनेगा। ठीक, कौन सा कलर लिया था? ब्लैक कलर। यहां से हवा ऊपर उठेगी, इधर जाएगी और फिर बैठेगी, तो ये बनेगा स्फेरल सेल और ये बनेगा पोलर सेल। क्लियर? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हैडली सेल, स्फेरल सेल, पोलर सेल समझने में कोई दिक्कत किसी को? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर कहां जा रही है भाई? कहां लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर हवा जा रही है बताइए? ये देखिए, ये लो प्रेशर है, ये रीजन क्या है? लो प्रेशर है, ये पूरा रीजन क्या है? लो प्रेशर का है, और ये रीजन जो है ये हाई प्रेशर का रीजन है। ये क्या है? ये हाई प्रेशर का रीजन है, ये पूरा हाई प्रेशर का रीजन है, ये हाई प्रेशर का रीजन है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही है ना, कहाँ लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जा रही है? किस जगह पे? आप बताइए किस जगह, कोई ऐसी जगह बताइए। शिवम बताइए, लो प्रेशर से कहाँ हाई प्रेशर की ओर हवा जा रही है?
कोई ऐसी जगह दिखा दीजिए इसमें जिसमें मैं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर हवा ले गया हूं। आप यहां भी देखिए, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। यहां भी देखिए, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है। कहां हाई प्रेशर? हम यहां से इधर नहीं देखेंगे भैया, ये गड़बड़ खत्म हो कहानी। या अब देखिए, हवा बैठने के कारण यहां हाई प्रेशर बना है, हवा बैठने के कारण यहां हाई प्रेशर बना है। ठीक, ये इसकी तुलना हम इससे नहीं करेंगे, कई बार बता चुका हूं मैं। हम जब भी तुलना करेंगे तो इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे। हम इसकी तुलना इससे कैसे करेंगे? ये क्रिएट ही हुआ है नीचे हवा बैठने की वजह से। अगर ये हवा नीचे नहीं बैठती तो ये हाई प्रेशर बनता ही नहीं, और यहां से हवा फिर यहां चलती ही नहीं। ये तो मैं दिखा रहा हूं क्रिएशन। और जब हम तुलना करते हैं तो पैरेलल बैकग्राउंड पर करते हैं। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा तो भैया फिर आप के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। 30-35 से 60-65 की तरफ जा रही है। 30-35 ये हाई प्रेशर है ना भाई, देखो ये हाई प्रेशर ही तो लिखा हूं, एचपी लिखा हूं यहां पर, हाई प्रेशर, और ये लो प्रेशर। तो 30-35 से 60-65 ये क्या है? ये हाई प्रेशर का बेल्ट है, ये लो प्रेशर का बेल्ट है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही तो जाएगा। लिखा हूं देखो, पी सी, एफ सी, एच सी, यही लिखा हूं। पोलर सेल, फेरल सेल और हेडली सेल। अरे लाइन पढ़ने से समझ में आ जाएगा क्या? समझाने से नहीं समझ में आ रहा है? पढ़ दे रहा हूं, सुन लो। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अब मत कहना कि नहीं समझ में आ रहा, जो समझा दिया वो समझो। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर गर्म वायु क्षोभ मंडल में 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठती है। ध्रुवों की ओर प्रवाहित होकर यह 30 अंश अक्षांशों पर ठंडी होकर नीचे उतरती है, जिससे उपोष्ण उच्च वायुदाब बनता है। धरातल पर यह विषुववृत्त की ओर पूर्वी व्यापारिक कोनों के रूप में लौट आती है। समझ में आ गया? यहां समझो, ये समझ जाओगे तो ये समझ में आएगा। अरे मैं देखूंगा, मैं सलमान खान थोड़ी हूं, मैं दिखाई दूंगा तो काम चलेगा। मैं दिखाई दे रहा हूं, बस मेरा चेहरा काला दिख रहा है, जितना काला हूं नहीं उससे अधिक काला दिख रहा है। ठीक, अब समझ में आ गया? पढ़ दूं? पढ़ने से समझ में आएगा, लो और पढ़ देता हूं। मध्य अक्षांशों में ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवा का अवतलन होता है और उपोष्ण उच्च वायुदाब से आने वाली गर्म हवा ऊपर उठती है। धरातल पर इन्हें पछुआ पवन कहते हैं। ध्रुवी कोष्ठ, ध्रुव पर ठंडी सघन वायु नीचे उतरती है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवी पूर्वी पवनों के रूप में बहती है। समझ में आ गया? आ गया समझ में? गजब, ये समझाने पे ना समझ में आ रहा है। और ये जो बह रही है ना, ये सब, ये भी जेट है, ये भी जेट है, ये भी जेट है। आगे हम जेट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ सबसे? चलिए, क्लियर है। आप लोग अब बोल रहे हो क्लियर है। भैया ऐसे करोगे तो सिविल की तैयारी कैसे होगी भाई मेरी? इतना इससे आसान भाषा में मैं क्या समझाऊंगा? इसी चीज को, यही चीज को मैं ग्लोब पर भी समझाया, 2-2 बार हो गया, 3-3 बार हो गया। यहां देखिए, करना कुछ नहीं है। ये लो प्रेशर का बेल्ट है, हवा ऐसे ऊपर उठ रही है, फिर ऐसे फैल रही है, फिर सतह पर आ रही है, फिर यहां आ रही है। तो एक सेल बनाना, ऐसे उठी, इधर गई, नीचे बैठी, फिर सतह पे आई, तो ये एक सेल बना। इसे कहते हैं हेडली सेल। फिर हवा इधर गई, ऊपर उठी, इधर गई, नीचे बैठी, ये एक सेल बना। इसे कहते हैं पोलर सेल। यहां हवा ऊपर उठी, इधर गई, नीचे बैठी, ऐसे सतह पे आ गई, ऐसे गई, इधर गई, नीचे बैठी, सतह पे आ गई, ये बन गया पोलर सेल। ठीक, अब आप लोग का दिमाग पता नहीं कौन सा दिमाग है क्या,
मैं बार बार एक बात बता रहा हूं कि वायु में ऊपरी वायुमंडल की तुलना ऊपरी वायुमंडल में, मैं यहां लिखा हूं हाई प्रेशर तो यहां लो प्रेशर होगा ऊपरी वायुमंडल में, यहां लो प्रेशर लिखा हूं तो यहां हाई प्रेशर ऊपरी वायुमंडल में होगा। तो बच्चा कह रहा है ये हवा यहां से क्यों आ रही है? अरे गधे हो, क्या बताऊं, अरे भैया यहां लो प्रेशर इसलिए बना है कि ये हवा नीचे बैठी है, तब यहां हाई प्रेशर बना है और यहां लो प्रेशर बना है। इस हवा की गति के कारण ये दोनों उत्पन्न हुए हैं, यहां हवा की गति के कारण ये दोनों पैदा हुए हैं। यहां पर हाई प्रेशर क्यों बना? यहां से हवा ऊपर गई है तब ये दोनों पैदा हुए हैं। ये हाई प्रेशर इसकी तुलना में है, इसकी तुलना में ये हाई प्रेशर नहीं है। पहले भी बताया हूं यहां 950 मिलीबार प्रेशर है और यहां पर 500 मिलीबार प्रेशर है, तो इसकी तुलना में ये हाई प्रेशर नहीं हो सकता। हाई प्रेशर ये इसकी तुलना में है, क्योंकि यहां 500 मिलीबार प्रेशर है तो यहां 450 ही मिलीबार प्रेशर है। तो इसकी तुलना में यहां हाई प्रेशर है, इसकी तुलना में यहां पर लो प्रेशर है। हम इसकी तुलना इससे नहीं करेंगे। अब 100 बार कह दिया नहीं करेंगे, नहीं हम तो करेंगे, हम खत्म खलीफा हैं, हम इसकी तुलना इससे ही करेंगे, चाहे आप कितना भी समझा लो। हम नहीं मानेंगे तो मत मानो, हम क्या कर सकते हैं, मत मानो। हे भगवान, हे भगवान, मारो मुझे मारो, उठा ले रे बाबा उठा ले। एक पिक्चर आई थी, उसमें परवेश रावल कहते उठा ले रे बाबा उठा ले, परवेश रावल जी कहते हैं, बड़ी अच्छी मूवी मुझे लगी और उनकी एक्टिंग तो कमाल की है। और आप लोग भी वही काम करवाना चाहते हो, मैं भगवान से कहना पड़ता है भैया उठा ले भगवान उठा ले, थोड़ा 1 फुट और ऊपर उठा दे मुझे। ठीक, चलिए अब आता है स्थानीय पवनों के महत्वपूर्ण प्रभाव। कुछ स्थानीय पवन दिया गया है, एक स्थलीय समीर और सागरी समीर, घाटी समीर, पर्वतीय समीर। सबसे पहले हम देखेंगे स्थलीय समीर को। पढ़ दे रहा हूं, पहले सुन लो, नहीं तो पागल कर दो। पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए, अपने पढ़ने थोड़ी आता है, प्राइमरी में पढ़ के आए हैं। दिन में स्थल अधिक गर्म हो जाता है, जिससे पौने समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। रात में स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है, जिससे पौने स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। पढ़ दिया, सुन लिया। अब सुनो, पता नहीं कहाँ से बच्चे ये ऐसे सिविल की तैयारी करोगे मेरे लालों, तो कैसे काम चलेगा? रटने से तैयारी नहीं होगी, सिविल में समझना ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट से अधिकांश फैक्ट याद रहेंगे, फैक्ट रटने से अधिकांश चीजें भूलती जाएंगी। वनडे में हो सकता है कि आप एग्जाम क्रैक कर लो केवल रटने से, सिविल सर्विसेज में कभी नहीं क्रैक कर पाओगे केवल अगर रटने का प्रयास करोगे, समझने का प्रयास करोगे। इसके कारण से ये होता है, अगर मेरी मूछ बड़ी हुई है तो इस मूछ बड़ी होने के पीछे कुछ कारण होगा। मैंने मूछ को काटा नहीं होगा तभी मेरी मूछ बड़ी हो गई। दाढ़ी नहीं है, सेव किया होगा तभी दाढ़ी नहीं है। कारण जानना पड़ेगा, फैक्ट याद रहेगा। ठीक, चलिए अब देखिए, मैं 2 स्थानों को बनाता हूं अगले पेज पे, इस पेज पे नहीं बनाऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये भाई कभी कभी मैं ना बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ। डिसअपॉइंटेड इसलिए भी होता हूँ, डिसअपॉइंटेड होने के पीछे कारण भी है, क्योंकि आप लोग रटने के मामले से हट नहीं पा रहे हो। आपको ये लगता है कि सिविल सर्विसेज को रट लेंगे, रट के एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नहीं, आप समझने का प्रयास कीजिए। आपके पास दिमाग है, ऐसा नहीं कि आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास खूब दिमाग है, लेकिन उस दिमाग को आप बचा कर रखना चाह रहे हो। ये जल है, ये क्या है? जल है, यानी सागरी भाग है। जल की जगह मैं सागरी भाग लिख देता हूं, नहीं तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो गए ना। वाटर बॉडी है, ओशन है, इंग्लिश वाले कहेंगे, हिंदी में लिख दिया सागर।
इसकी इंग्लिश इधर लिख दिया, इधर लिख दिया लैंड मास, यानी ये जमीन है ना, ये जमीन है। अगर हम दिन के समय की बात करें तो यहां है सूर्य भगवान दिखा दिया हमने, ये सन है। दिन की बात अगर करें, दिन को, दिन के समय जल को भी हीट मिलता है और लैंड को भी हीट मिलता है, लेकिन जल की विशिष्ट उष्मा का कॉन्सेप्ट पीछे समझा चुका हूं। जल की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है जमीन की तुलना में, इसलिए जमीन का तापमान अधिक हो जाता है। जमीन का तापमान अधिक हो जाता है जल की तुलना में, जमीन का तापमान अधिक हो गया। और इसकी तुलना में यहां तापमान, जल का तापमान कम है। अगर जमीन का तापमान अधिक होगा तो यहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, ठीक। तो अगर ऊपर उठेगी तो सतह पर निम्न वायु दाब बनेगा। हवा अगर गर्म होकर ऊपर उठेगी तो सतह पर निम्न वायु दाब बनेगा और ऊपरी वायुमंडल में उच्च वायु दाब बनेगा। ऐसे उच्च वायु दाब आज तक कोई पढ़ाया होगा नहीं आपको, इसलिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जो भी पढ़ाया है आधा अधूरा पढ़ाया है या उस एग्जाम के अनुकूल पढ़ाया है जिस एग्जाम को आपने पढ़ा है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ हाई प्रेशर क्यों लिख रहा हूं, आगे आपको काम आएगा। ये यहां टेम्परेचर कम है तो हवा नीचे बैठेगी। क्यों बैठेगी भाई, यहां पर तापमान पूरे एरिया में कम है तो हवा ठंडी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, फिर नीचे बैठ जाएगी। तो सतह पर हाई प्रेशर बनेगा, यानी जलीय सतह पर उच्च वायुदाब बनेगा। और चूंकि यहां की हवा नीचे चली गई है तो ऊपरी वायुमंडल में लो प्रेशर बनेगा, ठीक। तो यहां सतह पर लो प्रेशर, यहां पर जल पर हाई प्रेशर, तो जल से स्थल की ओर हवा चलेगी, क्योंकि हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। हाई प्रेशर, जल पर हाई प्रेशर, सतह पर लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलेगी। क्लियर है। सागर से आ रही है, मैं हमेशा ये बात बताया हूं, कोई भी हवा जहां से चलेगी वही नाम दिया जाएगा। अगर पूरब से चल रही है तो पूर्वा पवन ईस्टर्ली, पश्चिम से चल रही है तो पछुआ पवन वेस्टर्ली, है ना। ध्रुवों की ओर से चल रही है तो ध्रुवी पवन पोलर विंड, ये नाम दिया जाता है। यहां सागर से चल रही है तो क्या कहेंगे, सागरी पवन, इंग्लिश में कहेंगे सी ब्रिज। या सागरीय समीर, हिंदी में पवन को समीर भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सी ब्रिज। सी ब्रिज, ठीक। अब देखिए ऊपरी वायुमंडल में क्या होगा, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, तो हवा यहां से, ठीक। इसका प्रभाव पड़ता क्या है जरा समझिए। सबसे पहले सागरी पवन कब चलती है, दिन के समय। सागरी पवन कब चलती है, दिन के समय, ठीक। जली भाग क्या है, ठंडा है, तो सी ब्रिज कैसी है, ठंडी है, कोल्ड है। दिन के समय स्थल का तापमान अधिक है तो ठंडी हवा आकर यहां के तापमान को कम कर देगी, यानी सागरी पवन के चलने के कारण तटीय भागों में, समुद्र तटीय भागों में तापमान कम हो जाता है दिन के समय। नहीं तो लगातार सूर्य से रोशनी यानी हीट आती रहती और ये जमीन खूब गर्म होता रहता और दिन का तापमान बहुत अधिक होता। मान लीजिए यहाँ तापमान सूरज के कारण होना चाहिए था 45 डिग्री सेल्सियस, सामान्य दशा में अगर ये सागर नहीं होता तो यहाँ का तापमान होना चाहिए था 45 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 45 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि सागर से ठंडी हवा आकर इस भाग के तापमान को, टेम्परेचर को कम कर देती है, तो तापमान रह जाता 30-32 डिग्री सेल्सियस। जहां 45 होना चाहिए वहां 32 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। हाँ, एक चीज हो जाती है, वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ये हवाएं सागर से आती हैं
तो नमी लेके आती हैं, तो वायुमंडल में नमी रहती है, तो थोड़ी सी उमस ज्यादा रहती है ना। तो सागरी पवन कब चलती है भैया? दिन में चलती हैं। कहां से चलती हैं? सागर से स्थल की ओर चलती हैं। क्या करती हैं? स्थली भाग के तापमान को या तटीय भाग के तापमान को कम कर देती हैं। तो यहां क्या होगा? सागरी पवन तटीय भाग के तापमान को कम कर देती हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं रात में। रात में क्या होता है? यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक सबको समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहां पर एक और अच्छी बात बता देता हूं जब तक आप कमेंट करोगे। मान लीजिए ये मुंबई जैसा शहर है, चेन्नई जैसा शहर है, जहां पर औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन खूब हुआ है, घनी आबादी है, तो यहां पर प्रदूषण भी खूब होगा, खूब एयर पॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि यहां से हवा ऊपर उठती है और ये फैल जाती है सागरों की तरफ। तो यहां से जब हवा ऊपर उठेगी तो पॉल्यूटेंट को, प्रदूषक को भी लेके ऊपर उठेंगी, और यहाँ का जो प्रदूषण है यहाँ से उठेगा और चला आएगा सागर की ओर। दिन का सारा प्रदूषण, वायु प्रदूषण सागर की ओर चला आएगा, जिसकी वजह से समुद्र तटीय भागों में वायु प्रदूषण कम दिखाई पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब रात के समय स्पेसिफिक हीट किसकी कम होती है? स्थल की कम होती है। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा किसकी कम होती है? स्थल की कम होती है। तो स्पेसिफिक हीट कम तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो रात के समय इसका तापमान कम हो जाता है। पानी की स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, तो ज्यादा उष्मा इसने ग्रहण किया है, तो इसको निकालने में भी तो समय लगेगा। इसने कम ही उष्मा ग्रहण किया, ग्रहण किया, कम निकालना पड़ा, जल्दी ठंडी हो गई। ये ज्यादा उष्मा ग्रहण किया है, इसको निकालने में समय लगेगा, इसलिए रात के समय यहां तापमान अधिक होता है स्थल की तुलना में। अगर तापमान अधिक होगा तो यहां से हवा ऊपर उठेगी, अगर तापमान कम होगा तो हवा यहां पर ठंडी होकर, भारी होकर नीचे बैठेगी। इसकी वजह से सतह पर हाई प्रेशर बनेगा। हवा यहां ऊपर उठी हुई है तो सतह पर लो प्रेशर बनेगा। हवा ऊपर उठेगी, सतह पर लो प्रेशर। ऊपरी वायुमंडल में यहां पर हाई प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि हवा नीचे से ऊपर आ रही है। यहां ऊपरी वायुमंडल में लो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि यहां की हवा नीचे चली गई है। अब हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। हमेशा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। यहां हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर, तो हवा यहां से यहां जाएगी। ठीक? कहां से चल रही है? स्थल से चल रही है, तो क्या कहेंगे? लैंड ब्रिज। स्थलीय समीर या स्थलीय पवन, स्थलीय पवन, लैंड ब्रिज। यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, तो हवा यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। ठीक? तो ये परिसंचरण हो रहा है कब? रात के समय। तो स्थलीय पवन कब चलती है? रात के समय चलती है। स्थलीय पवन कब चलती है? रात के समय चलती है। सागरी पवन कब चलती है? दिन के समय चलती है। स्थलीय पवन कहां से चलती है? स्थल से सागर की ओर चलती है। सागरी पवन कहां से चलती है? सागर से स्थल की ओर चलती है। भाई सागरी तो सागर से स्थल की ओर जाएगी, स्थली स्थल से जमीन, स्थल से सागर की ओर जाएगी। ठीक? अब इसका इंपैक्ट क्या होता है? यहां जो हवा ऊपर गई है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहां जो हवा ऊपर गई है, सागर से जा रही है ना, तो इसमें आर्द्रता यानी नमी यानी जल वाष्प इसमें कुछ मात्रा में होगा। अगर यहां कुछ मात्रा में जल वाष्प हवा ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी। ठंडी होने के साथ यहां बादल बनेंगे, और यही बादल हवाओं के साथ स्थल की ओर आएंगे, और अक्सर
तटीय क्षेत्रों में अर्ली मॉर्निंग सुबह 4-5 बजे के आसपास हल्की बूंदाबांदी होती है। अगर आप मुंबई जैसे शहर में जाओगे तो आपको लगेगा यार सुबह सुबह जब उठोगे, वैसे तो आप सुबह 4 बजे अगर 5 बजे उठ जाओगे तो पता चलेगा, नहीं तो 6-7 बजे उठोगे तो देखोगे कि सड़क पे बूंदाबांदी हुई है। आपको लगेगा सड़क पे पानी कौन डाल के गया है, आसमान में बादल नहीं है। अब उस समय देखोगे तो आसमान में बादल भी नहीं है, आसमान साफ है। तो पता चला यहां से ये बादल सुबह सुबह बारिश हल्की फुल्की बूंदाबांदी करके गए हैं। बात क्लियर? तो ये एक बेसिक कहानी थी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की, स्थलीय पवन और सागरी पवन की, कब चलते हैं, कहां से चलते हैं, क्या हल्का इनका इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी मैंने बातें बता दी। क्लियर? क्लियर हो गया यहां तक सबको? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अरे तो हम डांटेंगे नहीं, हमारा काम है, हमारा अधिकार है आपको डांटना। नहीं डांटूंगा, नहीं गुस्सा होऊंगा। तो जानते हो हम भारतीय हैं, भारतीय बच्चे डांट से ही सीखते हैं। भारतीय बच्चों को अगर प्यार से सिखाओगे तो प्यार से सीखता नहीं। कह दो बाबू ये काम कर लो, बेटा ये काम कर लो, लल्ला ये काम कर लो, लल्ला सुनने वाला थोड़ी है। ए दो ही घंटा आप लल्ला को मारो, अभी देखो लल्ला पढ़ने बैठ जाएगा और सब तैयार कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है? घाटी और पर्वती, ये वाला हो गया। ये वाला करते हैं, घाटी और पर्वती। चलिए देखिए, ये पर्वत है, ये माउंटेन है और ये वैली है। दो पर्वतों के बीच में समतल स्थान को घाटी कहते हैं, वैली कहते हैं। तो ये वैली है और ये माउंटेन पीक है। यहां भी ये वैली है, ये वैली है और ये माउंटेन पीक है। यहां दिन का समय है। दिन के समय सूर्य की किरण पर्वत के शिखर को भी मिल रहा है और पर्वत की घाटियों को भी मिल रहा है। तो पर्वत की घाटियों की हवाएं यहां से गर्म होकर ऊपर उठती हैं, गर्म होकर ऊपर उठती हैं। पर्वत से घाटी सॉरी घाटियों की हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं। ठीक कब? जब दिन के समय सूर्य की किरणें इसे प्राप्त हो रही हैं, ये हीट हो रहा है, तो घाटी गर्म हो गई और यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर चली गई, यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर चली गई। कहाँ से आ रही हैं? वैली से आ रही हैं, इसलिए इसका नाम क्या देंगे? वैली ब्रिज, या इसे ही हम कहेंगे घाटी पवन। ठीक, घाटी पवन कब चल रही हैं? दिन के समय चल रही हैं। ठीक, अब घाटियों में नमी होती है, पेड़ पौधे वनस्पतियां होती हैं, जलीय कुछ भाग होते हैं, मिट्टी की नमी होती है। तो वो नमी घाटियों की हवाओं के साथ ऊपर आएंगे। तो जब ये ऊपर आएंगे तो ठंडे होंगे, हवाएं ऊपर आएंगी तो ठंडी होंगी। ठंडी होगी तो इसी में से कुछ आर्द्रता संघनन होकर बादल में बदल जाएगी। यहीं पर क्या बन जाएगा? बादल बनेगा, बादल बनेगा। तो आप देखोगे पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाले भागों में अक्सर आपको बादल दिखते हुए मिल जाएंगे और कभी भी दिन के समय हल्की फुल्की वर्षा हो जाती है। कारण क्या है? घाटी से जो हवाएं उठती हैं, नमी होती है हल्की फुल्की, वो नमी जब हवा ऊपर आती है वो ठंडी होती है, संघनन होता है, बादल बनता है और वर्षा होती है। अगर आप नैनीताल, हिमाचल प्रदेश किसी क्षेत्र या वैष्णो देवी आप गए हो तो आप अक्सर इस तरह की घटना देखने को मिल जाएगी। यानी सूर्य यानी दिन, घाटी पवन यानी दिन में घाटी पवन चलती है। कहां से? घाटी से पर्वतों की ओर चलती है, घाटी से पर्वतों की ओर चलती है। इसे ही कहा जाता है एनाबेटिक पवन। क्या कहते हैं इसे ही?
एनाबेटिक विंड, पवन। तो जो पवन ऊपर जा रही है उसे क्या कहा जाता है? एनाबेटिक पवन। अगली बात समझिए, अब रात का समय, रात का समय है, ये चंदा मामा रात के समय दिखाई देते हैं, दिन के समय तो दिखाई नहीं देते। अब जरा ये बात समझ में आ गई, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। हाँ, कश्मीर में भी जहां भी पर्वतीय क्षेत्र होगा वो होगा, जहां भी पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र मतलब ऐसा नहीं कि 500 मीटर की ऊंचाई हो, पर्वतीय क्षेत्र मतलब 2000, 2500, 3000 मीटर की ऊंचाई हो। तेरा पर्वत उल्टा बना है, कहाँ? अरे भाई खत्म खलीफा हो तुम लोग, तेरा पर्वत उल्टा बना है। लो भाई, हम लोग सीधा बनाते हैं, खत्म हो क्या एकदम से? ये पर्वत बन गया। अब तेरा पर्वत उल्टा बना है, हम लोग सीधा बनाते हैं। कौन लिखा है इसको? पटक के मारू क्या मैं बुला के? बहन मेरी, आपको सजा ये है कि कल आपसे मैं पूछूंगा 5 क्वेश्चन, नाम आपका लूंगा नहीं, मुझे नाम दिख गया है। 5 क्वेश्चन पूछूंगा, पढ़ के आना पूरा, आपके लिए ये सजा है। उपासना करिए, घाटी में नीचे कौन सा प्रेशर होगा? अरे भगवान, अब आप इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो फिर तो पढ़ाई बंद करो। अगर हम पर्वत पर हैं, अगर हम घाटी में हैं, अगर आप इसकी तुलना इससे करोगे तो हमेशा यहां हाई प्रेशर होगा और हमेशा यहां लो ही प्रेशर होगा। अगर आप तुलना घाटी से पर्वत की करोगे तब हमेशा, अगर आप तुलना पर्वत से घाटी, पर्वत के शिखर से घाटी की करोगे तो हमेशा हाई प्रेशर ही होगा घाटी में। अगर कोई महाविद्वान ये बता दे कि यहां पर, यहां या यहां की तुलना में यहां पर लो प्रेशर हो जाए, भैया यहां हमेशा चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये हो, यही स्थिति होगी, दिन हो चाहे रात हो। आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु दाब कम होता चला जाएगा, हमेशा नीचे उच्च वायु दाब ही रहेगा, ऊपर लो प्रेशर ही होगा। अगर हम इसकी और इसकी तुलना कर रहे हैं तब इसको और इसको यहां देखेंगे तो हमेशा सतह पर निम्न वायु दाब ही होगा। इसकी तुलना में पहले भी इस बात को मैं ऐसे समझा चुका हूं कि भाई यहां 500 मिली बार प्रेशर, यहां 450 मिली बार प्रेशर, यहां 500 मिली बार प्रेशर, यहां 450 मिली बार प्रेशर, यहां 950 मिली बार प्रेशर, यहां 990 मिली बार प्रेशर, यहां 960 मिली बार प्रेशर, यहां 990 मिली बार प्रेशर। ठीक, तो यहां हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर, यहां हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर, ये सतह की तुलना में है। लेकिन इन सबकी तुलना में ऊपरी वायुमंडल में हमेशा लो प्रेशर ही होगा। अगर ये सारी बातें समझाने के बाद आपको नहीं समझ में आ रही है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं किस तरीके से समझाऊं। ये पीछे 100 बार समझा चुका कि भाई जब भी सतह की तुलना वायुमंडल से करोगे, ऊपरी वायुमंडल से करोगे, तो सतह पर हमेशा उच्च वायु दाब बनेगा। ये कैसे लिखूं, कहां लिख दूं इसको, स्वर्ण अक्षरों में जड़ दूं? दिन में चांद दिखता है, अरे भाई, हाँ कौन पूछा ये? दिन में अमीर आदमी, अमीर लिखे हैं दिन में चांद दिखता है। जी हाँ, वो महिला पुरुष और पुरुष मित्र वाला जो होता है, दिन में चांद दिखता है, मुझे चांद नजर आया, मेरा चांद नजर आया, वो चांद दिन में दिखता है। ये वाला चांद सामान्यतः नहीं दिखता है दिन में, अत्यधिक रोशनी के कारण। अरे भगवान मार लो, भगवान मार लो, मुझे मार लो, अरे भगवान।
उठा ले रे बाबा। नहीं उठाना मत, अभी बहुत काम है। चलो, रात का समय, रात के समय दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, क्या हुआ? दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बता चुका हूं ये पहले ही, के कारण ऊपरी वायुमंडल यानी पर्वत का शिखर ठंडा हो गया। ये पर्वत का शिखर दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के कारण ठंडा हो गया और यहां टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। उदाहरण स्वरूप यहां टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब हवा मतलब ठंडी हो गई, यहां की हवा ठंडी हो गई। यहां अभी भी उच्च वायुदाब है जो आप सोच रहे थे, हवा ठंडी है और ठंडी हवा हमेशा नीचे बैठेगी। तो जब हवा ठंडी हो जाएगी भैया, तो यहां से ठंडी हवा, भारी हवा पर्वत के ढाल के सहारे घाटियों में उतर कर आएगी। पर्वत के ढाल के सहारे घाटियों में उतर के आएगी। कहां से आ रही है? पर्वत से आ रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? माउंटेन ब्रिज। माउंटेन ब्रिज यानी पर्वतीय समीर या पर्वतीय पवन कहते हैं। पर्वतीय समीर या पर्वतीय पवन कहते हैं। क्लियर? कहां से आ रही है? पर्वत से आ रही है, इसलिए क्या कहेंगे? पर्वतीय पवन कहेंगे। क्या स्थिति है रात की, यानी रात में? अरे भैया रात यहां लिख देता हूं, तो लोग यहां रात दिन में चंद्रमा दिखवा देते हैं। यहां दिन लिख दो भाई, नहीं तो रात में सूरज दिखा देंगे। ये चले जाएंगे आर्कटिक सर्कल के उत्तर की ओर, कहेंगे रात में भी सूरज दिखाई देता है सर आर्कटिक सर्कल के पास, जब सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है तो। अरे भाई आपका कोई भरोसा नहीं है, हम सामान्य बात कर रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, हवा जो ये नीचे उतरी है ये ठंडी है। अब जब भी हवा नीचे उतरेगी पर्वत के शिखर से, जब भी हवा नीचे उतरेगी पर्वत के शिखर से, तो इसे कहते हैं कैटाबेटिक विंड। कैटाबेटिक हिंदी में भी क्या कहेंगे? कैटाबेटिक पवन। इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। याद रखने का तरीका यहां पर यह है कि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ इलाकों में अगर देखें तो लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कम है, लिंगानुपात कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात ज्यादा है। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर लगभग 1000 महिलाएं हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, आप राजस्थान में, पंजाब में, राजस्थान कुछ भागों में, पंजाब में चले जाओगे तो लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कम मिलेगा। 1000 पुरुषों पर 890, 880, 900 महिलाएं मिलेंगी। यानी 1000 पुरुष पे 900 महिलाएं हैं, एक एवरेज लगा लें तो। यानी 100 पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा कि जब वैज्ञानिक तकनीकी का विकास हुआ, सोनोग्राफी जैसी चीज आई, तो गर्भ में ही बेटी का मर्डर कर दिया गया। मां के गर्भ में ही बेटी का मर्डर कर दिया गया, बेटी को काट दिया गया। बेटी को काटा जाएगा, ऐसे गला काट दिया जाए तो बेटी नीचे गिर जाएगी। तो क्या किया गया? बेटी को काटा गया। क्या कहा गया? काटा बेटी। क्या लिखा? यहां लिखा काटा बेटी, यानी बेटी को काटा गया तो वो नीचे गिर गई ना। तो जब भी कैटाबेटिक और एनाबेटिक में कंफ्यूजन क्रिएट हो तो सोचिएगा काटेंगे किसी चीज को तो वो नीचे गिर जाएगी। हाँ, वर्तमान समय की स्थिति ये है
कि चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, ये ये जगह महिलाओं के उत्थान में बहुत आगे हैं। अब वर्तमान समय में ये जो काटा बेटी वाली कहानी थी ये थोड़ा पहले हुई थी। अब आपके जो पिताजी हैं वो महिलाओं को बड़ा सम्मान दे रहे हैं और गेम में, पढ़ाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की महिलाएं काफी अच्छा कर रही हैं। ठीक, लेकिन थोड़ी सी पीछे पीढ़ी की ओर जाओगे तो ये समस्या थी। तो क्या हुआ, काटा बेटी मतलब पवन नीचे आई। बात क्लियर? तो ये हो गया आपका। अब देखिए, माउंटेन ब्रिज कब चलता है? रात के समय। वैली ब्रिज कब चलता है? दिन के समय। क्लियर हो गया? रुद्धोष्म तापन का प्रभाव। अब यहां एक चीज देखना है, यहां पर रुद्धोष्म तापन देखते हैं। अब जरा यहां पर हम जब लोकल विंड पढ़ेंगे, स्थानीय विंड पढ़ेंगे, यहां पर थोड़ी देर के लिए भूलिएगा इस बात को जो आगे बताने वाला हूं, है ना। अगर हम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जाएं, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जाएं, जो बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जरा यहां पर एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये एयर पार्सल है, यानी वायु का गट्ठर है, वायु का गठरी है। अब इस वायु की गठरी की ये खासियत है कि इसमें 500 गैस के कण हैं, 500 गैस के कण हैं। इसके अंदर का जो तापमान है, जस्ट एग्जांपल मान लीजिए इसके अंदर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। इस वायु की गठरी में, अगल बगल की वायु को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, इस वायु की गठरी में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 500 गैस के कण है। ठीक, इस गठरी की खासियत यह है कि ये बाहर से तापमान न ही लेगी न ही बाहर निकालेगी। यानी कि अगर ये एयर पार्सल है तो ये तापमान को न ही बाहर निकालेगी, ये काम नहीं करेगी, न ही तापमान को अंदर की ओर आने देगी। ठीक, यानी ये एक क्लोज सर्किट है, ना अंदर तापमान बाहर से आने देना है, न ही अंदर का तापमान बाहर जाने देना है। यानी ये कैसा है? बंद है पूरी तरह से। इसमें अंदर न तापमान आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा। ठीक, तो ये क्लोज सर्किट है। ठीक, अब जरा ध्यान से समझिएगा जो समझाने वाला हूं। यहां 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसका तापमान 500 डिग्री 50 गैस के कण है, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान कैसे हुआ? यहां पर गैस के कण नजदीक नजदीक है, सारे गैस के कण क्या है? यहां मान लीजिए छोटा सा एयर पार्सल है, 500 गैस के कण हैं, तो यहां सारे गैस के कण पास पास में है, ये आपस में एकदम नजदीक नजदीक में है, बहुत नजदीक नजदीक में है। अब आप सोचिए, अगर आप अपने हाथ को ऐसे जल्दी जल्दी टकराइए, ऐसे जल्दी जल्दी टकराइएगा, तो टकराते टकराते एक समय आपका हाथ बहुत गर्म होगा, फिर बहुत गर्म होगा, फिर बहुत गर्म होगा, फिर छाले पड़ जाएंगे। होगा ऐसा? अगर आप ऐसे भी हाथ को, अगर आप ऐसे 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 आप हाथ लगातार टकराते रहिए। ठीक, अब ऐसा नहीं एसी में बैठ जाइए, इसमें हवा घुसेड़ दीजिए, ऐसा नहीं। सामान्य दशा में ऐसे आप हाथ को टकराएंगे तो आपका हाथ का तापमान टक्कर की वजह से बढ़ता चला जाएगा। तो जब यहाँ गैस के कण नजदीक नजदीक हैं, तो ये गैस के कण आपस में टकरा रहे हैं और इस टकराने की वजह से तापमान चला गया 40 डिग्री सेल्सियस। अब आगे की कहानी समझने की कोशिश कीजिए। ये वायु का गठरी गर्म हुआ और ये ऊपर की ओर उठना शुरू हुआ। ये वायु की गठरी गर्म होकर ऊपर हो गया, यहां से ये उठकर ऊपर चला गया। तो अब बताइए, ये वायु की गठरी का आकार इतना रहेगा कि बढ़ जाएगा, यानी आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आप कहोगे भाई ऊपर जाओगे तो वायु दाब कम होगा, एयर प्रेशर कम होगा, और एयर प्रेशर कम होने के कारण इसका आयतन, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पहले ये छोटा था, अब ये बड़ा हो जाएगा, है ना। नीचे इतना छोटा था, ये ऊपर गया तो अब ऐसे इतना बड़ा हो गया।
इतने बड़े क्षेत्र में फैल गया। लेकिन अभी भी ये बंद है, ये बाहर से न तापमान लेगा न बाहर निकालेगा। क्लियर? अभी भी बंद है। नीचे वायु का दबाव अधिक है तो ऐसे सिकुड़ा हुआ था, ऊपर गया, वायु का दबाव कम हो गया तो फैल गया। जैसे बच्चे घर में रहते हैं, जब 10वीं 12वीं तक पढ़ाई कर रहे होते हैं, मम्मी पापा के कड़े नियंत्रण में बच्चे घर रहते हैं, तो एकदम सीधे साधे बच्चे की तरह रहते हैं। लोग कहते हैं कितना सीधा लड़का है, वाह हीरा है, हीरा, एकदम हीरा लड़का है। अब यही लड़का जब शहर पढ़ने जाता है, मम्मी पापा के नियंत्रण से मुक्त होता है, तो ये लड़का उड़ने लगता है, नियंत्रण समाप्त, फैलने लगता है। पहले ऐसे सिकड़े हुए, कोई घर में आए ऐसे सर झुकाए हुए, चाचा जी नमस्ते, मामा जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते। और यही लड़का जब बाहर शहर में पहुंचा तो अकड़ के हाथ पैर ऐसे चौड़ा लेता है, तो यहां ये भी फैल गए। अभी भी इनके पास केवल 500 गैस के कण हैं। गैस के कणों की संख्या में वृद्धि नहीं। बोलो ठीक है? जो इतना यहां, अब यहां तापमान 40 था। क्यों 40 था? ये सारे गैस के कण पास पास में थे, जल्दी जल्दी टकरा रहे थे। अब गैस के कण क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे, पहले की तुलना में दूर दूर हो जाएंगे। ठीक? अब पहले जल्दी जल्दी टकरा रहे थे, अब इतनी दूरी हो गए, समय लगेगा टकराने में। तो पहले टकराकर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दिया था, अब इतना नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि धीरे देर में टकराएंगे ना। पहले जल्दी टकराए थे ऐसे ऐसे, अब तो यहां जब तापमान मापा गया तो यहां तापमान दिखा 30 डिग्री सेल्सियस। यही गैस के कण, ये बाहर तापमान निकाला नहीं है, लेकिन टकराने की दर धीमी हो गई है, इसलिए यही जब ऊपर गया, धीरे धीरे टकराया, तो तापमान अपने आप इसका लैप्स कर गया। फिर ये भाई साहब और ऊपर उठे, और जब ऊपर उठे तो इनका आकार और बड़ा हो गया, इनके गैस के कण और दूर दूर हो गए, अब यहां से आके टकरा रहे हैं, तो टेम्परेचर और कम हो गया। तो यहां तापमान मेजर किया गया तो ये 20 डिग्री सेल्सियस आया। क्लियर? इसका मतलब अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए तो यहां तापमान कितना घटा? 10 डिग्री सेल्सियस। फिर 1 किलोमीटर और ऊंचा गए तो और तापमान कितना घटा? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसे ही कहते हैं शुष्क रुद्धोष्म उष्मन, सॉरी शीतलन, ड्राई एडियाबेटिक कूलिंग। क्या कहते हैं? ड्राई एडियाबेटिक कूलिंग। यहां लिखा है रुद्धोष्म तापन का प्रभाव। तो रुद्धोष्म, अब ध्यान दीजिएगा, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो क्लोज है ना, न बाहर से तापमान ले रहा है न बाहर को निकाल रहा है, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है एडियाबेटिकलिस, एडियाबेटिक सिस्टम। तो ये कैसा सिस्टम है? एडियाबेटिक सिस्टम है, जिसमें न बाहर से तापमान आएगा न अंदर से बाहर को जाएगा, लेकिन फिर भी तापमान में परिवर्तन होगा। अगर ये एयर पार्सल, हवा का गट्ठर ऊपर की ओर जाएगा तो इसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो इसके अंदर की गैसें दूर दूर होंगी, दूर दूर होने की वजह से देर में टकराएंगी, जिसकी वजह से इसका तापमान अपने आप कम हो जाएगा। और क्योंकि ये शुष्क है, अभी आर्द्रता वाली बात हम यहां नहीं करेंगे, आर्द्रता की बात बाद में की जाएगी। अगर चूंकि ये शुष्क है तो प्रति किलोमीटर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लैप्स करता है, यानी ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो होता है, टेन डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक, हिंदी में कहें तो रुद्धोष्म ताप, शुष्क रुद्धोष्म ताप हास्य दर, हिंदी में कहें तो शुष्क रुद्धोष्म ताप हास्य दर कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर। यह वैज्ञानिक रूप से प्रूवन है।
जी हाँ, एकदम ये सब पढ़ाएंगे और इसका और एडवांस वर्जन पढ़ाएंगे। जो बातें मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ वो और आगे बढ़ के पढ़ाऊंगा। ठीक, क्लियर शैलेंद्र जी? भैया अमीर जी, यहाँ चांद की क्लास हो रही है कि चांद बताएं, रोजा खोलना है मुझे क्या? भाई साहब प्रश्न यहां से रिलेटेड पूछो ना, चांद दिन में क्यों दिखता है, यहां चांद का प्रश्न कहीं आया क्या? और बोला भी हूं, दिन के समय अत्यधिक रोशनी होती है जिसकी वजह से चांद नहीं दिखाई देता। अमावस्या के समय, जब अमावस्या का समय आता है तो सूरज के सामने ही चांद होता है, फिर भी हमें नहीं दिखाई देता। साथ ही साथ कई बार दिखाई नहीं देने के कारण पृथ्वी का कर्वेचर स्थिति है, कर्व नेचर है, पृथ्वी कर्वेचर है। और दूसरा सन सॉरी मून का जो पाथ है अर्थ के अराउंड घूमने का, वो भी अलग तरीके का है, इसलिए नहीं दिखाई देता। लेकिन यहां इसका प्रश्न ही नहीं है और पीछे पड़ गए हो, 10 बार एक ही कमेंट लिख रहे हो अमीर भैया कि चांद नहीं दिखता, चांद नहीं दिखता, चांद नहीं दिखता, चांद नहीं दिखता। क्या क्या चांद देख के मुझे कुछ और करना है क्या? ये चीज समझो, वो नहीं समझ रहे हो जो समझा रहा हूं। चांद नहीं दिखता, अरे क्या करूं नहीं दिखता तो भाई बता तो दिया 10 बार एक ही चीज, एक लाइन सुने नहीं हो बताया हूं तो आलतू फालतू प्रश्न पूछते रहते हो आप लोग। पढ़ाई पर ध्यान मत देना, इसीलिए बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते जो अनावश्यक प्रश्न पूछते हैं। जो पढ़ा रहा हूं वो नहीं ध्यान दोगे, ध्यान दोगे कुछ और। पढ़ा रहा हूं ये, चांद नहीं दिखता, चांद नहीं, एग्जाम में आएगा क्या? आएगा एग्जाम में। सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है, सिविल सर्विसेज में ये जानना अत्यधिक जरूरी है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। आपके ज्ञान का पेपर नहीं है, ये सिलेबस का पेपर है। पता नहीं कहाँ पढ़ा कुछ रहा हूं, बता इतनी अच्छा कॉन्सेप्ट रहा हूं, एडियाबेटिक हीटिंग, एडियाबेटिक कूलिंग, चांद नहीं दिखता। अरे क्या करे चांद नहीं दिखता तो? जब उसका समय आएगा तो वहां बताऊंगा चांद नहीं दिखेगा कि दिखेगा, और कैसे दिखेगा कैसे नहीं दिखेगा। हाँ गुस्सा हो गया तो अनावश्यक आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मजाक बना लियो आप लोग, ये सिविल की तैयारी कर रहे हो, मजाक बना लियो आप लोग। आपको लगता है इस पर पढ़ाई से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आप आइंस्टीन के खानदान के आप लोग हो कि एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा? मजाक बना लियो आप लोग, ऐसे पढ़ाई की जाती है? मैं पढ़ा रहा हूं इतनी मेहनत से एडियाबेटिक लैप्स रेट, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट समझा रहा हूं और बता रहा हूं कि एडियाबेटिकली क्या होता है, कैसे होता है ये क्लोज सर्किट, कैसे ये तापमान बढ़ता है, कैसे यहां तापमान घट जाता है, चांद नहीं दिखता। ऐसे पढ़ाई की जाती है? आप लोग दूर बैठे हो, ये आपकी अच्छाई है। पास बैठे होते तो मैं बताता कि पढ़ाई होती क्या है। जो पढ़ा रहा हूं वो नहीं पढ़ोगे, जो समझा रहा हूं नहीं पढ़ समझोगे, फिर कहोगे मुझे समझ में नहीं आया। कैसे समझ में आएगा जब एडियाबेटिक समझा रहा हूं और आपको चांद देखने का शौक चढ़ा हुआ है? मैं बता रहा हूं एडियाबेटिक, अब आप देख रहे हो चांद, समझ में आएगा ये बात? मन से पढ़ाने आता हूं, एक एक छोटी छोटी चीजें बताता हूं, स्किप करके चला जाऊंगा, हवा ना लगेगा आपको, पता भी नहीं चलेगा, कोर्स भी खत्म हो जाएगा, फिर हमको गाली दोगे, गाली देते रहना कि मास्टर नहीं पढ़ाया। आप लोग सिविल की तैयारी करने थोड़ी आए हो, आप लोग मजाक करने आए हो। मम्मी पापा ने पैसा दे दिया कि बेटा पढ़ ले, और यहां मजाक चल रहा है। ये जो समझा रहा हूं वो नहीं समझना है, कोई कुछ पूछ रहा है कोई कुछ मैं कहता हूं पुरानी बात रिवीजन कीजिए, तो ऊपर दाब कम कम होगा, नीचे दाब, पीछे पढ़ के क्यों नहीं आए, दोबारा वीडियो क्यों नहीं देखा? मैं कहता हूं 1 साल की तैयारी का समय है, ये 1 साल लेता है, वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। समय नहीं है तो समय निकालिए, क्योंकि डिसीजन आपने लिया है सिलेक्शन लेने का, तो समय नहीं है ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, समय निकालिए, नहीं है तो पढ़ना आपको ही है। सिलेक्शन देखिए, टीचर कभी सिलेक्शन नहीं दिलवाता, टीचर का रोल केवल 5% का है आपके सिलेक्शन में।
95% रोल आपका है। सिलेक्शन आप अपनी मेहनत से लेते हो। टीचर की मेहनत से किसी का सिलेक्शन होता तो सारा बच्चा सेलेक्ट हो जाता, एक ही कोचिंग का सारा बच्चा सेलेक्ट होता, नहीं होता है ना। आप मेहनत करते हो तो सिलेक्शन होता है आपका। टीचर की मेहनत से किसी का सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ है। झूठ में टीचर हल्ला करते हैं कि मैं पढ़ाया हूं तो सेलेक्ट हो गया। किसी टीचर की मेहनत से बच्चा सेलेक्ट नहीं होता। टीचर हमेशा अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी सोच से, अपनी समझ से बच्चा सेलेक्ट होता है। तो वो लानी पड़ेगी, फोकस रखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ जाना है, कैसे करना है, हमारी कमियां क्या हैं, हम इस कमियों को दूर कैसे करेंगे, तब सिलेक्शन होता है मेरे भाई मेरी बहनों। मैं पूछा बताओ समझ में आया तो लिख रहे चांद कब दिखता है। अरे भाई अब कमेंट वमेंट ऑफ कर दूंगा, समझ में आए चाहे ना आए, सब कमेंट ऑफ कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं दिखेगा। मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं तो मैं कमेंट देखूंगा ही नहीं। चल बात खत्म। आज से मैं आपके कमेंट नहीं देखूंगा। आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो टेलीग्राम पे अन्य जगह से पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अनावश्यक बातें करते हो। ये भूगोल है, ये सामान्य विषय नहीं है, ये साइंस है। फिजिक्स आएगा इसमें, केमिस्ट्री आएगी इसमें, बायो आएगा इसमें। ऐसे पढ़ाई करोगे तो कैसे होगा मेरे भगवान। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। हम लोग भी पढ़ाई किए हैं यार, हम लोग भी हमारे गुरु रहे हैं। हमारी औकात नहीं होती थी अनावश्यक प्रश्न पूछने का। अगर पूछना भी होता था तो अलग से पूछा जाता था, क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर, इस पे उस पे बहुत ढेर सारी सुविधाएं हैं। जहाँ जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। चलो आओ देखें फिर से। ये एयर पार्सल है। ये एयर पार्सल में 500 गैस के कण हैं। गैस के कण नज़दीक नज़दीक हैं, जिसकी वजह से आपस में जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। ये गैस का कण, ये गैस का पार्सल 1 किलोमीटर ऊपर जाता है। इसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वायुदाब कम होता है। तो वायुदाब कम होने की वजह से सतह से ऊपर जाने पर इसका आयतन बढ़ गया, तो इसके गैस के कण दूर दूर हो गए, जिसकी वजह से देर में टकराएंगे, जिसकी वजह से तापमान कम हो गया। तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर इसका तापमान जहां सतह पर 40 डिग्री सेल्सियस था, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये तापमान बाहर निकाला नहीं है, देर में टकराने की वजह से इसी का तापमान कम हुआ। फिर और ऊपर गया तो आयतन और बढ़ गया, और दूर दूर गैस के कण हो गए, तो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। ये और ऊपर अगर जाए तो इसका आयतन और बढ़ जाएगा, इसके गैस के कण और दूर दूर हो जाएंगे, तापमान और कम हो जाएगा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक 10 डिग्री सेल्सियस और ऊपर जाएगा और कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर माइनस में चला जाएगा। क्लियर। इसे कहते हैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्सेट। ड्राई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जल वाष्प नहीं है। अगर जल वाष्प होता तो कहानी कुछ और होती। ठीक, जल वाष्प नहीं है। अब यही अगर नीचे बैठे, अब जरा ध्यान से सुनना आप लोग, अगर ये नीचे बैठे तो अब ये पहले इतना बड़ा है तो संकुचित होकर इतना बड़ा होगा। अगर इसी को हम नीचे बैठाते हैं, 1 किलोमीटर नीचे आया तो जाने में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो नीचे उतरने में भी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो यहां 10 था तो 20 हो जाएगा। फिर नीचे उतरने में 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा, क्योंकि पहले इतना बड़ा था अब इतना छोटा हो गया। गैस के कण कण पास हो गए, गैस के कण पास होंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तापमान बढ़ाएंगे। और नीचे उतर जाए तो और छोटा हो जाएगा, गैस के कण और पास पास आ जाएंगे, तो और नजदीक होने की वजह से जल्दी जल्दी टकराएंगे, और जल्दी जल्दी टकराएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तो सतह से ऊपर जाने पर किलोमीटर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लैप्स हो रहा है, और सतह की ओर आने पर किलोमीटर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गेन हो रहा है। तो जब नीचे आ रहा है तो इसे कहते हैं रुद्धोष्ण उष्मन, एडियाबेटिक हीटिंग। तो जब ये नीचे आता है तो हम इसे कहते हैं
रुद्धोष्म उष्मन, एडियाबेटिक हीटिंग। एडियाबेटिक हीटिंग का मतलब क्या हुआ? पर किलोमीटर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ठीक, कैसे? अब जैसे देखिए ये पर्वत है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब और ध्यान समझिएगा। यहां से हवा अगर किसी पर्वत के ढाल के सहारे ऊपर उठती है तो तापमान कम होगा, हर किलोमीटर पर कम होगा, तापमान हर किलोमीटर पर कम होगा। तो इस ढाल पर जब ऊपर चढ़ रही है तो कम होता जाएगा, और ये जब नीचे उतरेगी तो तापमान हर किलोमीटर पर बढ़ेगा, तापमान हर किलोमीटर पर बढ़ेगा। तो हर किलोमीटर पर किलोमीटर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। इसे ही कहते हैं एडियाबेटिक हीटिंग, एडियाबेटिक उष्मन। तो इधर जब हवा नीचे उतरती है तो किसी भी पर्वतीय क्षेत्र से जब हवा नीचे उतरती है तो हवा गर्म होती है। आप लोकल विंड में पढ़ोगे चिनूक, पौन, सांता आना, जोंडा, यामो, न्यूजीलैंड में कैंटबरी नॉर्वेस्टर, ये सारी हवाएं पर्वत से नीचे उतरती हैं जिसकी वजह से ये गर्म होती हैं। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा इसका। तो यहां क्या हो रहा है? एडियाबेटिक हीटिंग हो रही है इस जगह पे। यहां पर इस जगह पर क्या हो रहा है? यहां पर ये जो हो रहा है, ये जो पार्ट है, यहां कूलिंग हो रही है, एडियाबेटिक शीतलन हो रहा है यहां पर। शीतलन, एडियाबेटिक कूलिंग हो रही है। और यहां पर क्या हो रहा है? इंग्लिश लिखा हूं, हिंदी इधर लिख देता हूं। उष्मन हो रहा है। तो जब पर्वत पर हवा चढ़ रही है तो एडियाबेटिक कूलिंग होगा, और पर्वत से जब हवा उतर रही है तो एडियाबेटिक हीटिंग होगा। ठीक, और ये कैसा एडियाबेटिक हीटिंग हुआ? ये वाली हवा जब ऊपर जाती है तो ठंडी होगी पर किलोमीटर 10 डिग्री सेल्सियस के लैप्स रेट से। जब इसमें जल वाष्प नहीं है, हवा नीचे उतरेगी तो गर्म होगी, पर किलोमीटर 10 डिग्री सेल्सियस की रेट से टेम्परेचर गेन करेगी। क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक क्लियर है सबको? और ये स्थिति ऐसी बनती है, ये स्थिति ऐसी बनती है, कहां गया? यहां स्थिति ऐसी बनती है कि टेम्परेचर इसका इतना अधिक हो जाता है, जैसे चिनूक हवा। चिनूक हवा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उत्तरी अमेरिका में, यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल से उतरती है, ग्रेट प्लेन्स में बहती है, सर्दियों के समय चलती है और तापमान अधिक होने के कारण हिम को, ग्लेशियर्स को पिघलाती है। ठीक, बर्फ को पिघला देती है सर्दियों के समय, फरवरी महीने में। समझ रहे हैं आप? तो इस वजह से ये पिघलाती है। सर्दियों के समय कोई हवा गर्म कैसे होगी? सर्दियों के समय मान लीजिए किसी क्षेत्र में सर्दी का समय है तो वहां गर्म हवा कैसे चलेगी? जब पर्वत से, हाँ अब शर्त यह है पर्वत की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उतनी ही हवा गर्म होगी। कम ऊंचाई होगी नहीं गर्म हो पाएगी। अगर कम ऊंचाई होगी तो नहीं गर्म हो पाएगी। क्यों? 2 ही किलोमीटर नीचे आया, टेम्परेचर मान लीजिए -30 डिग्री सेल्सियस है, पर्वत के शिखर पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसकी ऊंचाई केवल 2 किलोमीटर है तो 20 डिग्री सेल्सियस प्राप्त करेगा, फिर भी तो -10 रहेगा सतह पर। इसलिए जितना पर्वत अधिक ऊंचा होगा और अधिक ऊंचाई से जितनी हवा नीचे उतरेगी, जितनी अधिक ऊंचाई से उतरेगी उतनी ही अधिक गर्म होती चली जाएगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर्स को पिघला पाएगी। क्लियर है यहां तक? भगवान भगवान भगवान। अब आता है भूविक्षेपी पौने, है ना? पढ़ दूं नहीं तो कहोगे इसको पढ़ते नहीं है। बहुत पढ़ देता हूँ, पढ़ लो, सुन लो। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पौने धरातली घर्षण से मुक्त होती हैं,
जब दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, इसके परिणाम स्वरूप पवनी समदाब रेखाओं के बिल्कुल समानांतर बहने लगती हैं, जिन्हें भू विक्षेपित पवन कहते हैं। पढ़ दिया। आप जो जो कहोगे वो करूंगा मैं। अब जो जो कहोगे वही करूंगा, बस कमेंट नहीं देखूंगा। अब आता है भू विक्षेपित पवन। ठीक, ये जियोस्ट्रोपिक विंड, जियो मतलब अर्थ, स्ट्रोपिक मतलब टर्निंग, स्ट्रोपिक मतलब टर्निंग, मुड़ने वाली, स्ट्रोपिक मतलब होता है टर्निंग। ना, स्ट्रोपिक मतलब होता है टर्निंग, जियो मतलब अर्थ पृथ्वी, और स्ट्रोपिक मतलब टर्निंग, मुड़ने वाली। तो भू विक्षेपित पवन इसे कहा जाता है। अब इसके कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिए आप लोग। मान लीजिए ये एक डायरेक्शन दिखा रहा हूं मैं, और यहां एक दूसरी और डायरेक्शन दिखा रहा हूं। इस पर मैं वायु दाब प्रवणता लिख रहा हूं, प्रेशर ग्रेडियंट लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया यहां सतह पर वायु दाब है 990 मिलीबार, यहां लिख दिया 980 मिलीबार, यहां लिख दिया 970 मिलीबार, यहां लिख दिया 960 मिलीबार, यहां लिख दिया 950 मिलीबार, यहां लिख दिया 940 मिलीबार, यहां लिख दिया 930 मिलीबार, यहां लिख दिया 920 मिलीबार। तो एमबी में ये प्रेशर दिखा रहा हूं इस साइड में, ठीक। और यहां दिखा रहा हूं कोरियोलिस फोर्स, यहां दिखा रहा हूं कोरियोलिस फोर्स। क्लियर। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, अगर आपको ध्यान हो, यहां अगर 990 मिलीबार प्रेशर है, यहां 980 मिलीबार प्रेशर है, एमबी एमबी, तो यहां प्रेशर अधिक है, यहां प्रेशर कम है, तो हवा यहां से यहां जाएगी। क्लियर। नियम तो यही कहता है कि हवा यहां से यहां जाएगी, क्योंकि इस लाइन पर 990 मिलीबार प्रेशर है, इस लाइन पर 980 मिलीबार प्रेशर है, यहां प्रेशर कम है, यहां प्रेशर अधिक है, तो हवा यहां से यहीं की ओर जाएगी। क्लियर। लेकिन अगर यही कोरियोलिस बल हो, कोरियोलिस फोर्स हो, और कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसी भी चीज को राइट हैंड साइड में, और सदर्न हेमिस्फीयर में किसी भी चीज को लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ देता है। क्या करता है? लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ देता है। अगर मान लीजिए ये उत्तरी गोलार्ध है, तो हवा ने चलना तो शुरू किया यहां से यहां, यहां से इसको यहां जाना था, लेकिन कोरियोलिस फोर्स लगेगा तो ये मुड़ जाएगी। ठीक, यहां से इसको यहां जाना था, कोरियोलिस फोर्स लगेगा, मुड़ जाएगी। यहां से इसको यहां जाना था, कोरियोलिस फोर्स लगेगा, मुड़ जाएगी। यहां से इसको यहां जाना था, यहां, लेकिन कोरियोलिस फोर्स लगा, मुड़ गई। यहां से यहां जाना था, कोरियोलिस फोर्स लगा, यहां मुड़ गई। यहां से इसको यहां जाना था, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण मुड़ गई। ऐसी स्थिति होती है। यानी हवा तो हमेशा वायु दाब प्रवणता को ही फॉलो करती है, यानी यहां दाब कम, यहां दाब अधिक। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, वायु दाब प्रवणता। यानी दो जगहों के बीच में वायु दाब का अंतर। तो हवाएं तो हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर चलेंगी, प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करेंगी। कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा? उसको मोड़ देगा। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आप अपने घर से निकलते हो, है ना? आप अपने घर से निकल रहे, बुल्ट से अब आप पंजाब में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले आओ। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुलेट कहते हैं, बुलेट बाइक होती ना, बुलेट। और हरियाणा में, पंजाब में कहा जाता बुल्ट, बुल्ट। बुल्ट, आप बुल्ट से निकलो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले बुल्ट से निकलो, हम लोग निकलेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले बुलेट से निकलेंगे। तो मान लीजिए आप बुलेट से जा रहे हो, मस्ती से अपना आराम से जा रहे हो, अच्छे बच्चे की तरह, बड़े अच्छे सौम्य बच्चे हो आप, और जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो चुपचाप मस्त, ऐसे जा रहे हो, आ हा हा, बुलेट यानी बुल्ट, जल्दी
आपकी, लेकिन आपको दिखी स्कूटी। आप लोग बड़े बदमाश बच्चे भी हो, अच्छे तो हो लेकिन बदमाश टाइप के भी हो। तो आपने स्कूटी देखी, आप स्कूटी के चक्कर में इधर मुड़ गए, जाना था इधर चले गए इधर। क्यों भाई? एक फोर्स लगा जो आपको खींच लिया। यहां भी क्या लग रहा है? ये फोर्स जो लग रहा है, खींच रहा है, ये है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, आपको जाना था यहां पर, लेकिन कोरियोलिस फोर्स ने आपको खींच लिया इधर। इसका मतलब आप विक्षेपित हो गए। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहां तक? अब जरा देखिए, अब इसका रिजल्टेंट देखिए। यानी अगर आपको जाना है इधर, बल किधर लग रहा? इधर। जाना इधर, फोर्स किधर लग रहा? इधर। जैसे आप सोचिए कि जैसे मेरा कोई हाथ इधर खींच रहा है ना, हमको इधर जाना है, इधर कोई खींच रहा है, और दूसरा आदमी एक हाथ इधर खींचने लगा। जैसे आप देखते हो ना, ससुराल उसुराल में जाओ तो लोग कहते हैं अरे जीजा जी इधर आइए, अरे जीजा जी इधर आइए। कोई इधर हाथ पकड़ के खींच रहा है, कोई इधर हाथ पकड़ के खींच रहा है, कोई इधर साला इधर खींच रहा है, कोई साली इधर खींच रही है। ऐसे होता है। अब आप देखते हो गाँव में खास करके, इधर बैठिए उधर बैठिए, पापा जी इधर भेज रहे हैं, मम्मी जी उधर कर रही है, ऐसे होता है, ऐसे ही खींच रहा है। तो एक आदमी ऐसे हाथ इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है। आप किधर जाओगे? है ना? आप किधर जाओगे? एक इधर खींचा जा रहा हाथ, इधर खींचा जा रहा है हाथ, तो आपके का जो मूवमेंट होगा वो किधर की होगा? न इधर जा पाओगे न इधर जा पाओगे। रिजल्टेंट क्या होगा? बीच में होगा। रिजल्टेंट क्या होगा? बीच में होगा। आप न इधर जाओगे न इधर जाओगे, आप बीच में जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स, एक फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर लग रहा है और कोरियोलिस फोर्स इधर लग रहा है, तो आप जाओगे किधर? इधर जाओगे। जाना था इधर, खींचा गया है इधर कोरियोलिस फोर्स की वजह से, लेकिन आप जा किधर रहे हो? इधर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम इस चित्र पे आते हैं। तो ये है समदाब रेखा। समदाब मतलब 90 मिलीबार की समदाब रेखा, 990 मिलीबार की समदाब रेखा, 980 मिलीबार की समदाब रेखा, 970 मिलीबार की समदाब रेखा, 960 मिलीबार की समदाब रेखा, 950 मिलीबार की समदाब रेखा, 940 मिलीबार की समदाब रेखा, 930 मिलीबार की समदाब रेखा, 920 मिलीबार की समदाब रेखा। इतना तो कभी नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन आप लोगों की क्लास में पहली बार मुझे इतना बोलना पड़ रहा है। यानी आप पहली बार आप लोगों की क्लास में ही मुझे बोलना पड़ रहा है, इतना नहीं तो इतना ना बोलता हूं मैं। चलिए अब देखिए, हवा को यहां से चलना था, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर है, इधर खींचेगा हवा, कोरियोलिस फोर्स इधर लग रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर लग रहा है। तो हवा यहां से चली तो थोड़ा मुड़ी और आगे बढ़ी और मुड़ी और आगे बढ़ी, ब्लू, और आगे बढ़ी और मुड़ी और आगे बढ़ी और मुड़ी और आगे बढ़ी और मुड़ी और आगे बढ़ी। तो इस लाइन के समानांतर हो गई ऐसे। ठीक, लगातार मुड़ते जा रही है, ऐसे मुड़ते जा रही है, ऐसे मुड़ते जा रही है, ऐसे मुड़ते जा रही है, और ऊपर जाते 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 ऐसे हो गई, है ना? क्योंकि एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है। ठीक, तो आते आते ये ऐसे हो गई। जैसे मैं इसको ऐसे समझाऊं, अलग अलग वाले पेज पे, यहाँ पे नहीं जगह, यहाँ जैसे मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, इधर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहा है। ये समदाब रेखाएं हैं, समदाब रेखाएं हैं, ये समदाब रेखाएं हैं। यहाँ पर मान लीजिए 990 मिलीबार प्रेशर है, 980 मिलीबार प्रेशर है, 970 मिलीबार प्रेशर है, 960 मिलीबार प्रेशर है।
यहां से हवा चली, यहां से हवा चली तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, यहां से और डिफ्लेक्ट हो गई, और यहां से और डिफ्लेक्ट होके इसी के साथ ऐसे। तो अब ये समदाब रेखा के समानांतर चल रही है, इसी समदाब रेखा के समानांतर चलने लगी। ठीक, तो जब हवा ऊपरी वायुमंडल में समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती है तो उस पवन को ही कहा जाता है भू विक्षेपित पवन, और इसे ही क्या कहते हैं? जियोस्ट्रॉफिक विंड, इसे ही कहते हैं जेट स्ट्रीम, जेट पवन, इसे ही कहते हैं भू विक्षेपित पवन। पवन इसे ही कहते हैं जेट स्ट्रीम। अब मान लीजिए आपको लग रहा है यहां नहीं और ऊपर होगा, कोई बात नहीं, आपको लग रहा होगा नहीं सर जल्दी ज्यादा मोड़ दिए हो, तो हमने कहा ठीक है आप लोगों के लिए थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। यहां से ये लो 960 था तो 950 हो गया। अब यहां से ये पवन चली और आगे बढ़ रही है, ऐसे जा रही है, 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 उड़ जाएगी ये, है ना। समदाब रेखाओं के समानांतर हो गई, तो यही क्या है? ये क्या है? भू विक्षेपित पवन है, यही है जियोस्ट्रॉफिक विंड है, भू विक्षेपित पवन है। इसे ही आप जेट पवन कहते हो, जो ऊपरी वायुमंडल में 8 से लेकर 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर 150, 200, 250, 300, 400, 450, 480 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। बात क्लियर यहां तक? अब बताइए यहां तक बात क्लियर हो गई? अब आपका कमेंट देख सकता हूं मैं। कोरियोलिस बल, ये अक्षित पूछ रहे हैं व्हाट इज अ डिफिनेशन ऑफ कोरियोलिस बल। पहली बात तो डिफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपके, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। तो आज से आप लोग डिफिनेशन खुद बनाना सीखिए, है ना, रटना नहीं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में डिफिनेशन आपको बनाना पड़ता है। तो डिफिनेशन क्या होगा? कोरियोलिस बल वह पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न, कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न वह बल है जो किसी भी गतिमान वस्तु को उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ विक्षेपित कर देता है। तो कोरियोलिस बल, ये परिभाषा मैं खुद बना रहा हूं और यही परिभाषा है ही, मतलब तो आप सिविल सर्विसेज में स्वयं की परिभाषा स्वयं बनाना सीखिए। ये नकल करने वाले परिभाषा लिखोगे तो नंबर उम्र ना मिलेगा। तो क्या लिखना है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल वह बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है तथा किसी भी गतिमान वस्तु को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित कर देती है। चलिए अब मुझे आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, मुझे अनावश्यक प्रश्न मत पूछा कीजिए, जो टॉपिक से संबंधित है वही प्रश्न पूछा कीजिए, है ना। जो पढ़ा रहा हूं वहां से पूछिए। जैसे एक मेरे भाई ने पूछा और उसका क्लेरिफिकेशन भी दे रहे हैं, तुरंत को क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि मैं इसलिए पूछा था। भाई वहां से वो संबंधित प्रश्न है ही नहीं, ठीक। तो आप लोग अपनी गलती, पहली बात तो आप लोग अपनी गलती मानते ही नहीं हो, आपको लगता है नहीं मैं ही सही हूं, और आप लोगों की कमी नहीं है ये आपकी उम्र की कमी है। जिस उम्र में हो उस उम्र में शायद मैं होता तो मैं भी हो सकता है यही करता, मैं अपनी गलती नहीं मानता। तो आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर मेरी बात को 1% आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों से गुस्सा होने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरा कभी भी कोई उद्देश्य किसी के प्रति गुस्सा करना नहीं है, नाराज होना नहीं है, बस आपको सही रास्ते पर लाना है, आपको सही रास्ते पर लाना, ताकि फोकस्ड होकर पढ़ाई करो, जो पढ़ाया जाए उसको समझो,
अनावश्यक प्रश्न को यहाँ पर आप ना करो। फिर भी आप लोगों को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं फिर से हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको नाराज करना, दुख पहुंचाना, डांटना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोग सही दिशा में पढ़ के सेलेक्ट हो जाएं, है ना। आप पढ़ते समय इधर उधर की बातें ना सोचें, टॉपिक पे रहें, फोकस्ड रहें। जितना ही आप टॉपिक पे फोकस्ड रहोगे उतना ही आप अच्छे से टॉपिक को तैयार कर पाओगे। जितना ही अनावश्यक चीजें आपके दिमाग में आएंगी उतना ही खराब टॉपिक तैयार होगा आपका, उतना ही आप परेशान होगे, उतना ही दूर आप सब्जेक्ट से भागोगे। ठीक। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि टॉपिक पे रहिएगा, क्योंकि भूगोल ना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हो कि पर्वत पठार मैदान ही होगा। नहीं भाई, बड़ा अलग चीज है। यहाँ केवल पर्वत पठार मैदान नहीं पढ़ना है, यहाँ वैश्विक जलवायु पढ़ना है, वैश्विक भू आकृति पढ़ना है, संसाधन पढ़ना है, जनसंख्या पढ़ना है, प्रवास पढ़ना है। तो थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिए और सही रास्ते पर रहिए, और जो पीछे पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कीजिए। वीडियो को 2-3 बार देखिए। आप कहोगे 2-3 बार देखने के लिए समय नहीं है, तो आपको समय निकालना पड़ेगा। आप लोगों ने डिसीजन लिया है ना सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। अगर डिसीजन लिया है तो आपको समय निकालना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये चित्र बना रहा हूं तो आपको भी वीडियो देखते हुए, चित्र बनाते हुए पढ़ना पड़ेगा। जब मैं अभी ये वीडियो समझाया, इस समय तो कुछ नहीं करना, केवल समझना है। दोबारा देख के चित्र बनाते हुए आपको भी समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है ये, तो चीज़ें याद रह जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि जिन कमियों के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कमियां अगर आप में रह गई तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं वो कमियां आपके अंदर नहीं छोड़ना चाहता जो आपके सिलेक्शन में बाधा बने। कई ऐसी चीजें थी जब मैं अपनी तैयारी करता था तो मेरे अंदर कमियां थी, मुझे पता भी नहीं चल पाया, मैं रिमूव भी नहीं कर पाया। काफी कमियों को तो मैं रिमूव किया, लेकिन ढेर सारी कमियों को मैं नहीं रिमूव कर पाया। मुझे जानकारी नहीं लग पाई ऐसे ऐसे ये होता है। ना कोई बताने वाला, ऑनलाइन का जमाना था नहीं कि इनका वीडियो देखो उनका वीडियो देखो, ये सब था नहीं। किताबों से ही पढ़ना था हमारे ज़माने में। और इतने अमीर लोग भी हम नहीं थे कि 10 टीचर को पेमेंट करके 10 टीचर के पास पढ़ा जा सके। ऑफलाइन पहले और ऑफलाइन महंगी होती है पहले, ऑनलाइन तो अब सस्ता हो गया, हम देख लेते हैं। तो मैं कुछ कमियों को नहीं दूर कर पाया। तो आप वो कमियां अपने अंदर मत रहने दीजिए। आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए टॉपिक के साथ। आपके ढेर सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आगे आएंगे, जो आपके दिमाग में उठने वाले होंगे, लेकिन यहां मत उठाइए। खाना खाने का टाइम नहीं मिल पाता, गजब हो भैया। पढ़ते पढ़ते खाना खाओ, पढ़ते पढ़ते खाना खाओ, और रिवीजन जरूर करो मेरे भाई। तो चलो, आप लोगों से आज की क्लास को समाप्त करने की आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ, और क्षमा चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से गुस्सा हुआ। मुझे नहीं गुस्सा करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं खुद ही गुस्सा होता हूँ तो आपको कैसे कहूँगा कि आप गुस्सा मत होइए, है ना। तो मुझे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था कि मेरी भी गलती है कि मैं गुस्सा हुआ, एक शिक्षक के रूप में मैं गुस्सा हुआ। तो मेरे अंदर भी कमियां हैं, क्योंकि मैं भी मानव ही तो हूँ। तो मेरे अंदर भी कमियां हैं। मैं सुधार करूँगा, प्रयास करूँगा आगे की क्लासेस में आपसे गुस्सा ना हो। तो चलिए, आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।